नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं अर्थशास्त्र का वायरल पेपर। और हाँ, 2026 में पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको केवल प्रश्न पत्र दिखाएंगे, सॉल्व आप इसे खुद से करेंगे। और यदि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आप हमें कमेंट करिए, फिर हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आप सभी के लिए लेकर के आ जाएंगे। तो ये है आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2025-26 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। संकेतांक 329 है, पूर्णांक 100 अंकों का है, विषय कोड 136 है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। नोट की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में पहला क्या है कि सारे प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। दूसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के रहेंगे। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जो कि 6 अंकों के रहेंगे और इनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना रहेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 से 25 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित होंगे और इसका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना रहेगा। सारे जितने भी निर्देश दिए हुए हैं सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बिना निर्देश के आप सही से पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पता चला कोई 3 प्रश्न थे अथवा के रूप में एक ही हल करना था और आप तीनों हल करने लगे, ना ही उसके नंबर मिल पाएंगे और फिर आपका समय भी कम पड़ जाएगा। तीसरा निर्देश देखो कि सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जितने भी प्रश्न रहेंगे वो जितने नंबर के रहेंगे उसके सामने नंबर लिखा हुआ है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत होगी। प्रश्न संख्या पहला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है? राष्ट्रीय आय, मांग का नियम, विदेशी नियम या फिर सार्वजनिक व्यय। दूसरा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकीय के द्वारा। तीसरा है कि केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? राज्य कोषीय, विदेशीय विनिमय नीति, मौद्रिक नीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। देखिए, छोटा सा काम करिए, मैंने बताया ना कि आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे और नहीं आने पर आप हमें प्यारा सा कमेंट कर देंगे कि दीदी हमें इस पेपर का सॉल्यूशन ला दीजिए। फिर आपकी दीदी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगी इस पूरे वायरल पेपर का सॉल्यूशन लेकर के। प्रश्न संख्या 4 देखो, मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में क्या संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है, अप्रत्यक्ष संबंध है, विपरीत संबंध है या फिर स्थिर संबंध है? प्रश्न संख्या 5वां, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का योग क्या होगा? 0, 1, 2 या फिर 3? 6वां प्रश्न है कि गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति पर, उपभोक्ता की आय पर, स्वायत्त विनियोग पर या फिर ब्याज की दर पर? प्रश्न संख्या 7, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि कितनी होगी? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? 8वां प्रश्न है कि मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? अतिरेक बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 9वां है, विदेशी व्यापार में घाटा होता है कब? जब आयात घटते हैं, निर्यात घटते हैं, आयात निर्यात से कम होता है या फिर निर्यात आयात से कम होता है?
10वां प्रश्न देखो, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात करना, वस्तुओं का निर्यात करना, सेवाओं का निर्यात करना या फिर पूंजी का निर्यात करना। तो ये सारे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे जिसके लिए 1-1 अंक निर्धारित है। इसके बाद आएगा हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक वाला। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करिए। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 12वां है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हम किसे कहते हैं? 13वां है, स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं में भेद करिए। 14वां है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके एक उत्पादक अल्पकाल में मांग के अनुसार पूर्ति को क्या बढ़ा सकता है, समझाइए। प्रश्न 15, आपूर्ति सारणी में कीमत और मांग को किस किस अक्ष पर हम दर्शाते हैं? प्रश्न संख्या 16, बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? इसके बाद हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे जो कि 6-6 अंकों के होंगे। तो प्रश्न संख्या 17 क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता का वर्णन करिए। प्रश्न 18, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए, जो कि 17 से 22 तक है। इन सभी के लिए 6-6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है? प्रश्न संख्या 22, y बराबर c प्लस आई को स्पष्ट करिए। यानी कि y बराबर c प्लस आई का क्या मतलब है? प्रश्न संख्या 21, एक विकासशील देश के विकास में राजकोषीय नीति की भूमिका बताइए। प्रश्न संख्या 22, भुगतान संतुलन के असंतुलित होने से देश पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बाद आएगा हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 10-10 अंकों के लिए रहेगा। फायदा इसमें ये है कि 2 प्रश्न रहेंगे अथवा के रूप में, तो दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 23, मांग की लोच से क्या तात्पर्य है? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। अथवा के रूप में आप दूसरा भी कर सकते हैं। अथवा के रूप में देखो आप ये कर सकते हो, उदासीनता की लोच विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संकट को स्पष्ट करिए। प्रश्न संख्या 24 क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता को सविस्तार समझाइए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता को व्यवहारिक जीवन में हम लागू कर सकते हैं? अथवा परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए। 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करिए। इसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं? अथवा के रूप में आर्थिक प्रणाली के समुच्चय को स्पष्ट करिए। तो ये था हमारा कक्षा 12 अर्थशास्त्र का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, या फिर हम कह सकते हैं कि वायरल मॉडल पेपर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।